हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई वीकली टेस्ट 1 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन वर्नियर कैलिपर्स 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सो 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इसको हम देखते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। कहीं किनारे लिख लेते हैं। एक मिली स्केल डिवीजन जो है, मेन स्केल डिवीजन जो है सो 1 मिलीमीटर होता है। आपके पास जो रूलर है जिसमें आप जो 6 इंच जो कि 15 सेंटीमीटर के करीबन है, या 12 इंच जो कि 30 सेंटीमीटर के करीबन है, उसमें भी आप देखेंगे कि जो मार्किंग है वो 1 मिलीमीटर के सेपरेशन पर रहता है। तो यहाँ भी वैसा ही है, 1 मिलीमीटर के सेपरेशन पर जो है मेन स्केल डिवीजन है। लेकिन यहाँ पर वर्नियर कैलिपर है, उसमें एक सप्लीमेंट्री डिवाइस होता है और उस डिवाइस का जो वर्नियर स्केल डिवीजन है 50 ठो लेते हैं, तो वो बराबर आता है 49 मेन स्केल डिवीजन के। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ ए बॉल मेजर्ड बाय दिस वर्नियर कैलिपर। अराउंड 7 मिलीमीटर के करीबन जो है सो डायमीटर है और मेजर किया गया है, और इसमें से कौन पॉसिबल हो सकते हैं। सारे वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो ये जो वैल्यू पॉसिबल है वो डिपेंड करता है लिस्ट काउंट पर। देखिए, सबसे पहले मेन स्केल जो है उसका लिस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर। तो 7 मिलीमीटर वो मेजर कर सकता है बिना ये वर्नियर कैलिपर के, या 7 के बाद में 8 मिलीमीटर मेजर कर सकता है। तो 7 मिलीमीटर और 8 मिलीमीटर के बीच में जो चीज़ें आ रही है वो वर्नियर कैलिपर की वजह से आ रही है, और वो डिपेंड करता है उसका लिस्ट काउंट पर। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लिस्ट काउंट आप निकालते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर है और एक वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ से आप निकाल दीजिए। एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, 49/50 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन बाहर कर लीजिए तो आ गया 50 माइनस 49। सो यहाँ पे लिखते हैं 50 माइनस 49/50, इतना मेन स्केल डिवीजन। हम इसके लिए आपको एक फार्मूला बता देते हैं जो याद रखना है और हमेशा बहुत आसानी से आ जाएगा, इतना हमेशा यूज नहीं करना है। यहाँ पर हम कहते हैं कि वर्नियर स्केल है n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m फॉर मेन स्केल डिवीजन। ऐसे रहे तो लिस्ट काउंट निकालना हो तो आराम से निकालते हैं n माइनस m डिवाइडेड बाय n, इतना MSD मेन स्केल डिवीजन। ये 1 मेन स्केल डिवीजन अभी 1 मिलीमीटर है, लेकिन हमेशा 1 मिलीमीटर होगा ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन है, मिलीमीटर या सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है। उसी फार्मूला को यूज करके यहाँ पर देखिए हमने बना, यदि लिखना चाहे तो n माइनस m, n क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन। ये वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, 50 माइनस ये 49 जो कि m है, और डिवाइड करेंगे n से, इतना मेन स्केल डिवीजन आया। ये कितना आया, 1/50 मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है 1 मिलीमीटर है, तो इतना आपका आ गया लिस्ट काउंट। इसको डिवाइड कीजिए तो आएगा 0.02 मिलीमीटर। तो लिस्ट काउंट आया 0.02 मिलीमीटर। इसका मतलब है 7 और 8 के बीच में जो वैल्यू हमें मिलेगा वो इसी के मल्टीपल में मिलेगा। हमें 0.02 मिलीमीटर मिलेगा यदि हमें हमारे वर्नियर स्केल का एक डिवीजन जो है वो मैच कर जाता है किसी और के साथ में। तो यहाँ पर 0.02 मिलीमीटर मिलेगा या फिर 0.04 मिलीमीटर मिलेगा, इस तरह से हमें मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन पॉसिबल है। 7.01 मिलीमीटर पॉसिबल है, 7 तो पॉसिबल है इसकी वजह से, लेकिन ये जो 7 और 8 के बीच में है वो लिस्ट काउंट की वजह से पॉसिबल है। तो 7 के बाद में दूसरा क्या आएगा, 7.02, उसके बाद में क्या आएगा 7.04, उसके बाद में क्या आएगा 7.06। मैंने 2 का टेबल इधर चल रहा है, तो 7.01 आएगा, नहीं आएगा। 7.03 आएगा, नहीं आएगा। ये आएगा, हाँ ये आ जाएगा, और ये भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि रीडिंग कितना है, कितना मिलीमीटर इसका डायमीटर है। ये पूछ रहा है कि दे दिया यहाँ पर कोई भी वैल्यू चार्ट हो और उसमें से कौन पॉसिबल है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर वही पॉसिबल होंगे जो ये लिस्ट काउंट के मल्टीपल में आएंगे। जो लिस्ट काउंट के मल्टीपल में नहीं आएंगे वो पॉसिबल नहीं होंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेंटीमीटर। लेंथ कितना आया, उसने मेजर किया है 25 सेंटीमीटर।
यूजिंग ए मीटर स्केल विच 1 डिवीजन मेजर्स 1 मिलीमीटर। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में दिखाया कि जो मीटर स्केल लिया गया है उसका में जो मिनिमम जो मार्किंग है, दो मार्किंग के बीच में जो डिस्टेंस है मिनिमम वो 1 मिलीमीटर है। उसको हम इसका लिस्ट काउंट भी कहते हैं। तो पीछे जाकर देखें, ये देखिए 1 मेन स्केल डिवीजन जो है सो 1 मिलीमीटर है। तो यह जो है सो इसका लिस्ट काउंट है, इस मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट है। तो मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो एरर बार के रूप में काम करेगा। उतना ज़्यादा गलती कर सकता है गलत, या उतना कम करके वैल्यू दे सकता है। ये क्या है 25 सेंटीमीटर है, राइट, 20 सेंटीमीटर, और ये 1 मिलीमीटर है। दोनों को एक यूनिट में लिख लेते हैं। 25 प्लस माइनस 0.1, 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, इसको लिख लें। तो लेंथ हमारा है 25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। प्लस माइनस मतलब एरर, और ये एरर कितना होगा, जो उसका लिस्ट काउंट है उसके बराबर एरर होगा। और ये लिस्ट काउंट है जो मिनिमम डिस्टेंस कोई भी मेजरिंग डिवाइस मेजर कर रहा है, यहाँ पर 1 मिलीमीटर है। आगे द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस आर मेजर्ड यूजिंग ए क्लॉक विच लिस्ट काउंट, देखिए वहाँ पर लिस्ट काउंट भी दिया हुआ है क्लॉक का भी, वो है 1 सेकेंड। कितना मेजर किया उसने, 60 सेकेंड, और लिस्ट काउंट जो है मतलब एरर बार है 1 सेकेंड। टोटल हो गया इतना। तो यहाँ पर जो है सो ऐड और माइनस नहीं करना है, यहाँ पर ये केवल ये बता रहा है कि इतना इसका एक्यूरेसी है। 60 सेकंड मेजर किए हैं तो 1 सेकंड ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर मेजर किए हैं लेंथ, तो 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा या कम हो सकता है, ये उसका एरर बार है, ये अनसर्टेनिटी है। ओके, तो 60 सेकंड को मेजर किया तो कितना मिला हमें, 60 ऑसिलेशंस के लिए वो, तो खैर जितना भी ऑसिलेशंस के लिए टाइम उसने मेजर किया, वो टाइम जो मेजर किया वो 60 सेकंड मेजर किया। अब उसका एक्यूरेसी कितना है, लिस्ट काउंट कितना है 1 सेकंड, तो प्लस माइनस 1 सेकंड। यहाँ द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये सिंपल पेंडुलम जो का फार्मूला जो है उससे जी का वैल्यू निकाल रहा है। ये है सिंपल पेंडुलम का फार्मूला, यहाँ से जी का वैल्यू निकाल रहा है। जी को कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई से करेंगे। ये मान लीजिए हम टी स्क्वायर किए तो ये हो गया 4 स्क्वायर एल बाई जी, और यहाँ से जी हमें कितना आ गया, ये आ गया 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। पूछा है क्या, परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का जो मेजरमेंट है उसमें जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो कितना है। तो जी का जो परसेंटेज एरर है, जहाँ पर फ्रैक्शनल एरर निकाल लेते हैं, वो बस सिंपली इसको देखते हैं, केवल हम सबके पावर्स को देखेंगे। ये 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसको भूल जाते हैं। एल जो है, एल का जो फ्रैक्शनल एरर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका पावर से। एल का पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये 2, यहाँ पर टी का पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो फ्रैक्शनल एरर है टी का। यहाँ प्लस हमेशा रहेगा, ये चाहे नीचे रहे या ऊपर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ कहीं भी रहे, एरर हमेशा एडअप होता है। तो ये हमारा है फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फ्रैक्शनल यदि में निकल जाएगा फ्रैक्शनल एरर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निकल जाएगा वो परसेंटेज एरर जो हमसे पूछा गया है। तो हम अभी निकाल लेते हैं फ्रैक्शनल एरर, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में, कहीं भी मल्टीप्लाई करके 100% लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एल बाई एल कितना है, डेल्टा एल देखिए यहाँ पर, इसको देखिए ध्यान से, डेल्टा एल कितना है, एरर कितना है एल में, 0.1 सेंटीमीटर आउट ऑफ 25 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर आउट ऑफ 25 सेंटीमीटर। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए ताकि ये दोनों कट जाए, यहाँ पर दोनों सेम है, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। ये डेल्टा टी है, हमारा एरर कितना है टी में, 1 सेकेंड आउट ऑफ 60 सेकेंड। लेकिन ये एक्चुअली टी नहीं है हमारा, ये तो टी जो है नहीं है, ये 60 ऑसिलेशंस का टी है, 60 ऑसिलेशंस का। तो एक का कितना हो जाएगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतना सेकेंड होगा। मतलब कहने का है 1 प्लस माइनस 1/60। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टी 60 का हम वैल्यू निकालें या टी का वैल्यू निकालें, दोनों सेम देगा आपको। देखिए यहाँ पर जो है यदि हम डायरेक्टली डी 60 का वैल्यू लिखते हैं तो 1/60 लिखेंगे, और इस केस में लिखें तो कितना लिखेंगे, इस केस में 1/60 डिवाइडेड बाई 1 डेल्टा टी बाई टी। ये कितना लिखने वाले हैं, डेल्टा टी कितना है 1/60 डिवाइडेड बाई 1, दोनों एक्जैक्टली सेम देगा वैल्यू। चाहे एक ऑसिलेशन का वैल्यू निकाल के यहाँ रखिए या 60 ऑसिलेशन का वैल्यू निकाल के यहाँ रखिए। ये एरर तो 60 के लिए है ना, एक के लिए नहीं लिखे। यहाँ जब 1 लिख रहे हैं तो 60 के लिए लिख रहे हैं। यदि 1 ऑसिलेशन के लिए एरर की बात करेंगे तो 1/60 हो जाएगा, और टी जो है यहाँ पर 60
आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। यदि हम मान लीजिए ये टोटल जो है 60 सेकंड का लिखें तो यहाँ पर 60 सेकंड लिखते हैं, एरर है 1 सेकंड। यदि हम एक ऑसिलेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर 1 सेकंड लिखेंगे, 1 सेकंड नहीं 1 सेकंड लिखेंगे, और एरर जो है इसमें 1/60 आए, तो दोनों एक ही चीज़ देगा। तो ये कितना आ गया, इसको यदि हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे 100 हो जाएगा और तब हमारे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। कम से कम मुझे तो अब ऐसा ईजी लगता है। तो ये कितना आ गया 0.4/100, और ये कितना हो गया 1/30। इतना आया आपका एरर। अब परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या बोले करना है, उसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और वो आपका आ गया परसेंटेज एरर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे साथ में परसेंटेज डाल देंगे, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो गया 0.4, 100 कट गया। ये कितना आ गया, ये 3.33 है, इतना परसेंटेज आया। ऐड कीजिए 3.73%। ये आपका आंसर है। देखिए कोई ऑप्शन है 3.73, हाँ ऑप्शन नंबर 3 है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्विमर स्टार्ट फ्रॉम ए, यहाँ पर ए से स्टार्ट किया, एंड इंटेंड टू रीच पॉइंट बी, यहाँ जाना चाहता है बी पर, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। ये रिवर है, स्विमर स्विम्स एट v मीटर पर सेकेंड, स्विमर का स्पीड है ये v मीटर पर सेकेंड, एंड रिवर फ्लोज एट vs, ये vs जो है सो 2v है, 2v मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट एंगल फ्रॉम द AC, AC के साथ वो कितना बड़ा एंगल, अल्फा यहाँ दिखा दिए हैं, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। एट व्हाट एंगल फ्रॉम AC शुड स्विमर हेड सो दैट इट अराइव्स एट B। आपको यहाँ पर पता है नदी बह रही है, यदि वो सी के तरफ डायरेक्शन अपना करेगा तो इधर शिफ्ट कर जाएगा, मूव कर जाएगा कुछ ज़्यादा दूर, राइट। सी पर जाना होता है तो इधर ज़्यादा इस डायरेक्शन में कहीं जाना होता है, लेकिन उसे सी पर नहीं जाना, उसे बी पर जाना है, और बी का भी डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर। द विड्थ ऑफ द रिवर इज d, ये रिवर का विड्थ है, और ये जो है सो d²√3। यहाँ से देख सकते हैं 60 डिग्री यदि ये है तो ये दोनों वैल्यू इसी तरह से रहना पड़ेगा, क्योंकि 1060 = d√3/d मतलब √3, तो ये सही है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, 60 डिग्री भी दे दिया और ये d²√3 भी दे दिया। कोई एक देता तो भी काम चल जाता है, राइट। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। एनीवे, अब हमसे ये पूछा गया है कि ये अल्फा वैल्यू कितना है, किस एंगल में वो चले कि सीधे यहाँ पहुँचे, बी पर पहुँचे, ये AD की तरफ हेड करे और पहुँच जाए बी पर, और बी का डिस्टेंस देखिए दिया हुआ है। कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको x और y दो डायरेक्शन पहले अपना कह लेते हैं कि देखिए ये x डायरेक्शन हमारा है, ये y डायरेक्शन है। नदी जो है x डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब हम एक ऐसा करते हैं, एक एक डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम y डायरेक्शन में चलते हैं, तो y डायरेक्शन में चलते हैं तो y डायरेक्शन में स्विमर का स्पीड कितना है, स्विमर इधर चलता है v से, ये एंगल अल्फा है, तो y डायरेक्शन में इसका स्पीड क्या हो जाएगा, v cos अल्फा। इसको हमेशा ब्रेक कर सकते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, ये एंगल अल्फा है, तो इस डायरेक्शन में जिधर इसका कंपोनेंट हम निकालेंगे तो v cos अल्फा होगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v sin अल्फा होगा। इसको कहते हैं डिकम्पोज करना है वेक्टर का। यहाँ पर भी वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, और डिकम्पोज करके AC में इसका जो कंपोनेंट आ रहा है, जो प्रोजेक्शन आ रहा है, हाँ, तो वो है इसका वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन AC। वो कितना आया, वो y डायरेक्शन है तो उसको हम vy कहते हैं, वो हो गया v cos अल्फा। ठीक है, इधर इसका स्पीड हमें पता हो गया है और डिस्टेंस भी पता है, उधर वो जो अक्रॉस द रिवर उसको जाना है, उधर उसका डिस्टेंस कितना है वो भी पता है, वो है d। तो टाइम कितना लगेगा वो पता चल जाएगा। टाइम उसको क्रॉस करने में रिवर को जो लगेगा वो हो गया डिस्टेंस बाय dy स्पीड, और डिस्टेंस d है बाय v cos अल्फा। इतना टाइम लगेगा उसको नदी के इस पार से उस पार जाने में, लेकिन उतना ही टाइम में वो पहुंच जाएगा b पर। स्टार्ट यहां से किया है, अब x डायरेक्शन में चल के देखते हैं। x डायरेक्शन में वो कितना मूव कर गया, d²√3। यहां से चला पहुंच गया यहां पर, x डायरेक्शन में कितना चल लिया, x डायरेक्शन में जो चला है वो है cb, इतना चला है x डायरेक्शन में। अब हम y डायरेक्शन बिल्कुल नहीं देखेंगे,
केवल एक्स डायरेक्शन देखेंगे, इधर एक्स डायरेक्शन में वो डी स्क्वायर रूट पर 3 चल लिया, और उसका स्पीड कितना है एक्स डायरेक्शन में, उसका जो स्पीड है वो कितना है, तो एक तो उसका स्पीड है अपना भी कॉस अल्फा इधर था, तो इसको जो डिकम्पोज करते हैं तो ये हो जाएगा भी साइन अल्फा, और इधर था भी कॉस अल्फा, राइट। तो भी साइन अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिधर नदी बह रही है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, और नदी जो बह रही है वो भी इसको बहाएगी, नदी भी स्विमर को बहाएगी। तो राइट साइड में एक्स डायरेक्शन में इधर है, उधर एक्स प्राइम डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या हो गया स्विमर का, एक तो ये नदी उसको बहाएगी वो, और अपने जो है सो नदी के धारा का ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो है उसका स्पीड क्या है, भी साइन अल्फा, ये है, इतना उसका स्पीड है, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो यहां से भी टाइम निकाल सकते हैं, या फिर जो डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं कि ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम पता है मुझे, टाइम यहां पर तो पता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एस इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूला है। एस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए टू सी बी जो है डिस्टेंस है, सी बी डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना स्पीड से, ये स्पीड है उसका, वी एस माइनस भी साइन अल्फा, ये इतना स्पीड है, और टाइम तो पहले ही निकाल चुके हैं, नदी को जितना पार करने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम वहां पहुंच जाएगा, पैदल तो चल नहीं रहा है, डायरेक्टली ही पहुंच रहा है। और सी बी का जो वैल्यू वो दिया हुआ है डी स्क्वायर रूट ओवर 3, और वी एस का वैल्यू 2v माइनस भी साइन अल्फा, और टी का वैल्यू यहां से निकाले हुए हैं डी बाई भी कॉस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ गया, ये डी और डी तो चला गया, ये भी देखिए यहाँ भी है, दोनों में ऊपर में भी नीचे भी है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट ओवर 3 कॉस अल्फा, और इधर हो गया 2 माइनस साइन अल्फा, ये भी तो कट गया, ठीक है। अब इससे हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया 4 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 साइन अल्फा, ये 3 कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसको लिख सकते हैं 3 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और बाकी जो चीजें हैं ये 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, ये इधर हो गया 4 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 साइन अल्फा, सबको उस साइड ले चलते हैं, ये साइन स्क्वायर अल्फा और 3 साइन स्क्वायर अल्फा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 साइन अल्फा, और ये कितना हो गया, ये प्लस 1 हो गया। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया साइन अल्फा में, उसको सॉल्व कीजिए, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 16/2a, कितना आ गया 4 प्लस माइनस 0/8, मतलब हाफ, दो वैल्यू दोनों हाफ है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री, ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टील बॉल ऑफ मास m is projected in the horizontal direction with a speed of 2v min, where v min is the minimum velocity required to clear all the stairs। यहाँ पर कितना स्टेयर्स है, एक स्टेयर, 2 स्टेयर, थर्ड टाइम यहाँ पहुंच ही गए, और इसका जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये विड्थ जो स्टेयर्स का है वो 20 सेंटीमीटर है, और भी मिनिमम यहाँ पर हम यदि देंगे तो इसको जस्ट क्रॉस करेगा, ऐसे यहाँ पहुंच जाएगा इधर, लेकिन जितना भी मिनिमम देना होता है कि जस्ट इसको क्रॉस करे, इसको जस्ट क्रॉस कर जाए, उससे डबल दिया गया, तो कुछ दूर में जाके गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, और गिरने के बाद में क्या हो रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर हिटिंग द फ्लोर, एज्यूम ऑल द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर आया, इसको हिट किया, यहाँ पर 2 इसका वेलोसिटी है 2 डायरेक्शन में, एक हुआ ये उसका टोटल है, एक हुआ एक्स डायरेक्शन में जो कि हम चेंज नहीं होता है, और वो कितना है, वो भी मीन है, नहीं 2 भी मीन है, यहाँ पर तो 2 भी मीन से आया ना, और इधर इसका जो है कितना है, स्टार्ट किया 0 से, और इतना हाइट 10 20 30 सेंटीमीटर जो है, नीचे जब गिरा तो यहाँ पर कुछ इसका वेलोसिटी होगा dy, ये कितना होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ओवर 2gh। यदि कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक हाइट h गिरा, यहाँ पे स्टार्ट किया है 0 से, तो यहाँ पे इसका स्पीड होता है 2 स्क्वायर रूट ओवर 2gh, ये फार्मूला लगाइए, जी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, भी 0 हो गया, u जो है सो नहीं u 0 हो गया,
भी हमें निकालना है, और ये प्लस GH होगा क्योंकि जिधर इसका स्पीड है, जिधर इसका मोशन है उसी डायरेक्शन में G का वैल्यू भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, 2GH। तो भी यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट ओवर 2GH। तो ये वो इसका वैल्यू है। अब यहाँ पर कोलिजन जो हो रहा है तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन जब के बाद में भी y डायरेक्शन में इसका स्पीड वही 2v मीन होगा, x डायरेक्शन में इधर x है इधर y है मान लेते हैं, और y डायरेक्शन में इसको जस्ट रिबाउंड कर देगा, जिस स्पीड से नीचे ये vy है वही स्पीड से ऊपर चला जाएगा, ये vy कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो एक डायरेक्ट स्पीड इधर भी मीन है ही, तो दूसरा भी वही रहेगा vy, ताकि इसका स्पीड चेंज ना हो। स्पीड चेंज नहीं हुआ तो उसका एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए अब यहाँ पे vy से स्टार्ट किया चलना, ठीक है। vy क्या है? स्क्वायर रूट ओवर 2GH। ऊपर कितना दूर तक चलेगा? केवल y डायरेक्शन को ध्यान से देखिए, ऊपर कितना दूर तक चलेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2GH। माइनस g लिए क्योंकि g नीचे काम कर रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं, तो v फाइनल पॉइंट पर यहाँ पर पहुंच के क्या हो गया? 0। हम केवल y डायरेक्शन को देख रहे हैं, x डायरेक्शन को नहीं देख रहे। u कितना है? u यहाँ पर दिया हुआ है, ये vy था माइनस 2g। ये कितना हाइट पर गया है? इस हाइट को कैपिटल H बोले हैं ना, यहाँ पर कैपिटल H। ये 0 इज इक्वल टू vy स्क्वायर 2gh यहाँ से, और ये हो गया 2g कैपिटल H। कैपिटल H और स्मॉल h दोनों सेम है, उतना ही ऊंचाई तक जाएगा जितना ये यहाँ से यहाँ तक। यहाँ कितना है? 10, 20, 30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फुल इलास्टिक कोलिजन है, इसका स्पीड में चेंज नहीं हुआ। जो x कंपोनेंट है वो वही है 2v मीन, और y कंपोनेंट जो है जो यहाँ नीचे था वो जस्ट ऊपर हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पॉइंट का नाम दीजिए कुछ ए और इसको बी दीजिए। ए और बी दोनों पर जो है सो उसका एनर्जी सेम है। ए पर कितना है? कोई हाइट है mgh, ये h जो है 30 सेंटीमीटर है, और स्पीड है हाफ m 2v मीन स्क्वायर। यहाँ पर बी पर जाकर देखिए, हाइट है कैपिटल H और स्पीड कितना है इसका? y डायरेक्शन में कोई स्पीड तो है नहीं, x डायरेक्शन में जो स्पीड है यहाँ पर फिर वही बात हमें आर्गुमेंट करना पड़ेगा कि x डायरेक्शन में जो है इसका स्पीड 2v मीन है, वही 2v मीन इधर भी रहेगा, तो m 2v मीन का स्क्वायर। ये दोनों से मिला के देख लीजिए, कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h। तो यहाँ पर ये आर्गुमेंट देना पड़ेगा, यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा कि ये इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से दोनों में से x और y दोनों में डायरेक्शन में से इसका स्पीड चेंज नहीं हुआ, इसलिए हाइट चेंज नहीं हुआ। तो ये केवल ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको स्पीड बढ़ा दिया और ऐसा लगे कि आपको लगे कि हाँ इसका हाइट भी शायद डबल हो जाए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट इज सिटिंग इन ए ट्रक मूविंग इन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। ये दो को ट्रक बना लेते हैं, एक ट्रक इधर है एक ट्रक इधर है, और ऑब्जर्वर को यहां पर बैठा देते हैं। ये ऑब्जर्वर है, और यहां पर ए बॉय इन अनदर ट्रक, इसका स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये जो है ए ऑब्जर्वर इन अनदर ट्रक विच इज मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट ट्रक एट स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर। 64 किलोमीटर पर आवर इधर मूव करता है। थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अप, यहाँ पर एक लड़का है बैठा हुआ है, ये हाथ में लेकर एक बॉल को ऊपर फेंक रहा है। द ऑब्जर्वर फाइंड्स, ये ऑब्जर्वर है, इसमें जो बैठा हुआ वो देखता है कि दैट बॉल फॉल्स बैक इन बॉयज हैंड, ऊपर गया फिर ऊपर से आगे नीचे बॉय के हाथ में। व्हेन बॉय हैज मूव टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बाय 240 मीटर, ये जब बॉय जो है अपना गाड़ी के साथ में इधर ट्रक के साथ में 240 मीटर जब आ गया इधर उसकी तरफ, तब जो है सो ये बॉल वापस उसके जमीन पास आके गिरा। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल एज सीन बाय द ऑब्जर्वर? ये कैसे देखेगा कि इसको बॉल को किधर फेंका है? उसे इस लगेगा ना कि देखो क्या है, और ऐसे देखिए पहले। अब हम ये रिलेटिव मोशन का सवाल है। ये आदमी जो है यहाँ बैठा हुआ है और वो भूल जाता है कि उसकी गाड़ी चल रही है। मान लीजिए गाड़ी बहुत आराम से चल रही है, कोई हिल डुल नहीं हो रहा है, तो आप भूल जाएंगे कि आपकी गाड़ी चल रही है,
और उसे लगेगा कि इसकी गाड़ी जो है हमारा स्पीड को जोड़ के उस बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आ रही है। एक्चुअली वो बहुत तेज़ी से नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ी से तो ये चल रहा है, लेकिन ये भूल जाता है कि हमारी गाड़ी चल रही है और उसे लगता है कि दूसरी गाड़ी बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आ रही है। ये वैसा भी होता है कि आप जब ट्रेन में बैठे हों और मान लीजिए ट्रेन बहुत हल्ला ना कर रहा हो, आपकी भी ट्रेन चल रही हो और सामने से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, तो लगेगा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि वो एडअप कर दिया आपके साइड में, आपका स्पीड उसने एडअप कर लिया है। ये रिलेटिव मोशन है। तो यहाँ पर जो है सो पहले देख लीजिए इसका रिलेटिव स्पीड क्या है। हम ऑब्जर्वर के लिए बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वर के लिए बात कर रहे हैं। उसका रिलेटिव स्पीड क्या है? ऑब्जर्वर का रिलेटिव स्पीड नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं रिलेटिव स्पीड बॉय का या बॉय का ट्रक का, बॉय का जो है विथ रेस्पेक्ट टू ये ऑब्जर्वर के लिए कितना हो जाएगा? पहले तो जो बॉय का है अपना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ये ऑब्जर्वर का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बॉय का कितना है 64 और ऑब्जर्वर का -80, डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, तो दोनों मिलकर लगेगा कि अब इतना स्पीड से वो आ रहा है, बॉय उसकी तरफ ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है इतना स्पीड से। कितना हो गया? 144 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर पर आवर जो है सो 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। अब हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, ये 8 आ गया, 8 40 मीटर पर सेकंड है स्पीड बॉय का। तो रिलेटिव स्पीड बॉय का विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है। और बॉय इसने क्या देखा कि कितना डिस्टेंस वो आ गया है, बॉल को ऊपर टॉस किया और वापस उसके हाथ में जब तक आया तब तक ये बॉय उसकी तरफ 240 मीटर आ गया। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉय ने? ये डिस्टेंस जो है वो भी रिलेटिव। जब रिलेटिव देख रहे हैं तो सब कुछ रिलेटिव देखना पड़ेगा, एक्सलेशन हो, स्पीड हो, डिस्टेंस हो, सब कुछ रिलेटिव। यहाँ रिलेटिव स्पीड हमने देखा, बॉय का रिलेटिव स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो फिर हम बात करते हैं रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कितना? क्वेश्चन में दिया है 240 मीटर। वो देख रहा ऑब्जर्वर कि जब वो बॉल को टॉस किया, ऊपर गया, वापस जब उसके पास आया तब तक ऑब्जर्वर उसकी तरफ 240 मीटर आ गया। ये उसका रिलेटिव स्पीड है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। पहले टाइम निकाल लीजिए, टाइम निकालिए कितना टाइम लगा। टाइम से पहले स्पीड निकालना है हमें। हम किस तरह से निकालेंगे ऑब्जर्व ये एंगल जो पूछ रहा है। सो देखिए, बॉल को फेंका किसी स्पीड से, Vy से गया और वापस आया, इधर इसका Vx है, यहाँ पर स्पीड बॉय का जो स्पीड है इस ऑब्जर्वर की तरफ में ये आया, और ये दोनों का मोशन जो है उसका जो इफेक्ट है कंबाइंड वो देखेगा ये ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि दो मोशन को सम अप देखेगा। एक तो देखेगा कि बॉय का स्पीड इधर है, दूसरा बॉल का स्पीड इधर है। तो बॉल जो है उसको दो स्पीड में मिल गया ना, एक बॉल का स्पीड मिला अप जो बॉय ने भेजा है, टॉस किया है, और दूसरा चूंकि ट्रक चल रही है, लड़का चल रहा है, तो उसके हाथ में बॉल भी इसी स्पीड से चल रहा है, तो जब थ्रो किया था तब इसी स्पीड से इधर भी आ रहा है। तो ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है, मैंने कितना एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये थीटा निकालना होगा। तो tan थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Vy/Vx। ये Vy है तो ये भी Vy/Vx निकालना है। तो हमें बस एक्चुअली यही निकालना है कि स्पीड कितना है बॉल का x डायरेक्शन में, x इधर, x मतलब ये ऑब्जर्वर की तरफ, और y डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में स्पीड अभी देखिए तुरंत निकल जाएगा। डिस्टेंस में पता है x डायरेक्शन में कितना चला, रिलेटिव डिस्टेंस ये 240 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड कितना है अभी निकालें 40 मीटर पर सेकेंड, तो आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। Vy निकालना है। अब मुझे Vy निकालना है, तो Vy कैसे निकालें? Vy निकालने के लिए देखिए, हम बॉल ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया, कुछ टाइम में वो वापस वहीं पर आ गया, तो अब इस फॉर्मूला को लगाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पर हम देख रहे हैं बॉल को भी देख रहे हैं, वो भी बॉल जो भी फेंका गया है, S=t + ½ फॉर्मूला लगा सकते हैं। S कितना है 0, ऊपर गया और वापस वहीं आ गया, इधर गया और वापस वहीं पर आ गया, ये 0 है। U हमें पता करना है, ये Vy है, इस स्पीड से ऊपर फेंका गया।
टाइम कितना लगा वो नहीं पता हमें, हाफ ए कितना है जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम कितना लगा वो भी नहीं पता। यदि हमें टाइम पता हो जाएगा तो वी वाई पता चल जाएगा। तो यहाँ से वी वाई कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक टी तो चला गया तो आ गया वी वाई इज इक्वल टू जी टी बाई 2। ये है स्पीड, केवल हमें टी का वैल्यू पता करना है। अब टी का वैल्यू तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम देखिए कितना टाइम के बाद वापस आया। उसने बोला कि जब बॉल को आप थ्रो किया गया है और वापस उसके हाथ में गिरता है तब तक वो 240 मीटर चल लेता है। स्पीड दिया हुआ है और 240 मीटर ये दिया हुआ है स्पीड। ये क्या मैंने निकाला, ये तो गलत निकाला ना, रिलेटिव डिस्टेंस 240 मीटर, ये स्पीड का नहीं, स्पीड तो 40 मीटर पर सेकंड है ही, हाँ तो मैंने गलत कर दिया। ये टाइम है, टाइम इज इक्वल टू ये स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टाइम होता है ना, एस इज इक्वल टू वी टी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये डिस्टेंस है ये स्पीड है, तो टाइम निकाल। तो टाइम हमें निकल गया कितना देर के बाद में वो बॉल ऊपर से नीचे गिरा, या कितना देर उसे लगा उस लड़के को 240 मीटर ट्रेवल करने में टुवर्ड्स इसको। और यहाँ पर ऑब्जर्वर ये आदमी बैठा हुआ, ये सब कुछ देख रहा है, इसकी नज़रों से हमें देखना है, जमीन पर खड़ा होकर नहीं देखना है, इसकी नज़रों से सब कुछ देखना है। इसने देखा 240 मीटर आया, तब तक बॉल ऊपर से फेंका था टॉस से वापस आ गया है। कितना टाइम लगा, तो 240 मीटर ट्रेवल किया इसके डायरेक्शन में, किस स्पीड से, तो इसको किस स्पीड से नजर आएगा ये 144 किलोमीटर पर आवर, जो कि 40 मीटर पर सेकंड है। तो जो टाइम लगा वो है 6 सेकेंड, ये 6 सेकेंड है। हाँ, तो टाइम हमें पता है यहाँ पर, तो टाइम हमें पता हो गया। तो जी का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं बाई 2, और टी जो है सो 6 है, कितना आया 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमें वी वाई, यही वी वाई है, वी वाई पता हो गया, वी एक्स पता हो गया, टेन थीटा यहाँ से पता हो जाएगा। वी वाई है 30, वी एक्स है 40, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। थीटा कितना, थीटा जो है ये आपको याद रखना है 37 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड है 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो ए एंगल जो है यहाँ पर 3 सबसे छोटा इधर है, ये एंगल थीटा जो है सो 37 डिग्री होता है। तो साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 3/5, कॉस 37 डिग्री 4/5, और टेन 37 डिग्री 3/4। ये आपको याद रखना है। एक स्पेशल केस है ना, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3 तो लगातार नंबर है और वो बनाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। 3, 4, 5 और 5 जो हाइपोटेन्यूज बन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल आता है तो एक स्पेशल एंगल हो गया, क्योंकि देखिए 3, 4, 5 एक स्पेशल जिस कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 3, 4, 5 लगातार, ऐसा और नहीं मिलेगा आपको कहीं। कोई भी 3 लगातार नंबर जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना दे वो नहीं पॉसिबल, केवल यही एक पॉसिबल है। तो वो एंगल भी तो स्पेशल होगा। तो ये स्पेशल एंगल जो है 37 डिग्री होता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि वो किस एंगल से उसे देखेगा, वो देखेगा उसे 37 डिग्री से फेंकता हुआ। तो यहाँ पर क्या किया देखिए, पहले रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। तो इस आदमी को कैसा लग रहा है कि बॉय की इसकी तरफ किस स्पीड से जा रहा है, 140, दोनों को ऐड कर दिए, 144 किलोमीटर पर आवर, जो कि 40 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद उसने देखा कि बॉय जो है, क्वेश्चन ही कर दिया है कि बॉल को ऊपर थ्रो किया और वापस जब तक बॉल आया तब तक वो 240 मीटर चल रहा है। तो यहाँ से हमें टाइम पता चल गया, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो टाइम पता चल गया। 6 सेकंड के बाद बॉल ऊपर से नीचे वापस आया है। तो यहाँ पर जो है उसका स्पीड कितना है बॉल का, जिस स्पीड से उसको ऊपर फेंका गया था, उसके लिए हम एस इक्वल टू टी प्लस हाफ इसका फॉर्मूला लगाते हैं। वी वाई में पता करना है, टाइम दे दिया 6 सेकंड, और जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया। जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है। यूजुअली 9.8 होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और तब यहाँ पर हमारा जो है सो टेन थीटा आ गया, वी वाई बाई वी एक्स। ये देखिए बॉल का 2 स्पीड है, बॉल का एक स्पीड है ऊपर फेंका गया, दूसरा स्पीड है इधर, और ये बॉल इस ऑब्जर्वर को जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसको लगेगा कि बॉल एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ ऐसे करके आ रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन उसको लगेगा। तो ये एंगल जो प्रोजेक्शन जो है वही उसने पूछा, और वो हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स, जो कि 37 डिग्री है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये है एक स्प्रिंग और इसमें एक मास है, एंड ए सिंपल पेंडुलम, ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम है। इधर इसको
मूव करेंगे, कोई एंगल से मूव करेगा, छोटा सा एंगल यदि रहेगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और उसका एक पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा। एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से गया वापस, वापस यहाँ से यहाँ तक आया, तो वो जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दोनों का सेम है। इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है स्प्रिंग मास सिस्टम का, m/k, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर m/k, और इसका कितना होता है, इसका होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर l/g। क्वेश्चन में बोला गया कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम एंड ए सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ इज सेम। सिंपल पेंडुलम का लेंथ दे दिया है l, अर्थ पर दोनों सेम है, t इक्वल टू t प्राइम ऑन द अर्थ। अभी जो बात कर रहे हैं वो अर्थ पर बात कर रहे हैं, दोनों सेम है, इसका मतलब है 2 पाई रूट ओवर m/k इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर l/g। तो यहां से हमें मिल गया m/k इक्वल टू l/g, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या किया नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द मून, मून चांद पे चला गया, इन ऑर्डर टू द टू सिस्टम्स एग्जिबिट द सेम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑन द मून। चांद पर भी दोनों का पीरियड का ऑसिलेशन सेम रहे तो हमें लेंथ को कितना चेंज करना पड़ेगा, पहले का लेंथ l है, बाद में l कितना होगा। अब आ गया मून पर, मून पर भी जो है सो t और t प्राइम दोनों को सेम रखना चाहता है। t कितना है 2 पाई रूट ओवर m/k, ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा, जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन धरती पर है वही पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चांद पर होगा स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, क्योंकि वो उसके किसी ऐसे चीज पर डिपेंड नहीं करता जो चांद चेंज करता है। जैसे मास हर जगह सेम है कि स्प्रिंग का प्रॉपर्टी है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो चेंज नहीं करता, चाहे यहाँ रहे ले जाए या कहीं और ले जाए। अब आप कह सकते हो कि वहाँ का टेम्परेचर अलग है तो टेम्परेचर की वजह से स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा, वो सभी बातें छोड़ दीजिए, उतना फाइन में हम नहीं जाते, उतना सूक्ष्म रूप से नहीं सोचते। हम ये एज्यूम कर लें कि ओके एक ऐसे समय में जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर भी दोनों का सेम होगा, नहीं उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने का है। ये टी प्राइम जो है ये एल लेंथ पर चेंज करता है और एक और चीज़ पर चेंज करता है, जी पर चेंज करता है। ये जी जो है वो तो धरती पर का जी है, ये जी जो है वो मून पर का जी है, यहाँ पर मून पर का जी लेना पड़ेगा, और मून पर का जो जी है वो अलग है धरती पर के जी का। मून का जी जो है वो धरती के जी का 1/6 है, तो यहाँ पर लेंथ को उसने बोला चेंज कर देना है। मून पर कितना लेंथ होगा, मान लेते हैं lm होता है, और वही lm बताना है l के टर्म में। तो यहाँ पर जो है फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है m/k इक्वल टू lm/gm। gm को क्या लिखें, g/6 है ना, g/6 वो क्वेश्चन में लिख नहीं दिया है, लेकिन सबको पता है कि धरती पर जो है मून पर जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी धरती का 1/6 होता है, इसलिए हम उसको यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिए lm निकाल लीजिए, और क्या है लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो, 6ln/g, ये g चला गया, lm कितना आ गया l/6, तो आपका आंसर हो गया l/6, ऑप्शन नंबर 2। और इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यदि आप थोड़ा सा हम यहीं पर देखें कि ये तो कांस्टेंट है, दोनों यहाँ रहे या मून पर जाए, ये कांस्टेंट है, इसमें जो वेरिएशन आ रहा है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो पेंडुलम है उसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो आ रहा है मून पर ये जी चेंज होने की वजह से, और जी जितना कम इसको यदि सेम रखना है, जैसे उसने कहा कि जो ये दोनों का ऑसिलेशन सेम होगा मून पर भी, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड तो धरती के बराबर ही है, तो यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है जी की वजह से, तो जी जितना चेंज कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए एल के द्वारा। तो जी यदि 1/6 हो गया तो एल को भी 1/6 कर देंगे, ये एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो यहीं से हम बिना कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन किए ही देख सकते हैं कि जी यदि 1/6 हो गया एल को भी 1/6 कर देंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो आंसर हमारा 1/6 हो गया। तो इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बॉल इज ड्रॉप्ड एंड रीचेस टू द ग्राउंड इन 20 सेकेंड। ये ग्राउंड है, ये बॉल है, 20 सेकेंड में यहाँ पर t = 0 सेकेंड है, स्टार्ट किया, t = 20 में धरती पर आके हिट किया। द सम ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन ऑड सेकेंड्स इज कितना मीटर। ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ऑड सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस जो उसने 1 सेकेंड में फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल किया, डिस्टेंस जो थर्ड सेकेंड में ट्रेवल किया, डिस्टेंस जो 5th सेकेंड में ट्रेवल किया, एंड सो ऑन, डिस्टेंस जो लास्ट में 19 सेकेंड में जो ट्रेवल किया, 19th सेकेंड में
ये सारे जो है थर्ड फर्स्ट सेकेंड में वो सबको ऐड करना है। तो देखिए किसी पर्टिकुलर सेकेंड में nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको SN से यदि हम डिनोट करें तो वो होता है u प्लस g बाई 2n माइनस 1। ये एक्सलेशन है और एक्सलेशन अभी इस केस में कितना है, इस केस में एक्सलेशन जो है सो g है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और u क्या है, इसको यहाँ पे स्टार्ट ड्रॉप किया गया है, इसको ड्रॉप किया गया मतलब स्पीड कितना है 0 है, ये 0 हो गया और ये बन गया g बाई 2n माइनस 1। तो सिंपली आपको ये वैल्यू आ गया 2n माइनस 1 SN करें। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला कहाँ से आता है आप निकाल के देख लीजिए कि n टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n-1 टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो SN निकल जाएगा। nth टाइम में जो nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आएगा इतना। तो यहां से हम देख सकते हैं कि S1 कितना है, सिंपली g बाई 2 तो है ही हर जगह और ये आ जाएगा डबल से एक कम, 1 में डबल से एक कम 1 आया। S3 में ये प्री फैक्टर तो सेम है, डबल से एक कम, 3 से डबल हुआ 6, 1 कम 5। S5 g बाई 2, 5 में 10 9, ऐसे करते हुए S9 जो है वो आएगा g बाई 2, 9 है 90, कितना आ गया ये 38 माइनस 1 37। यही सबको ऐड करना था, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम में वो कितना हो गया। g बाई 2 हर जगह है कॉन्स्टेंट, कॉमन कर लिए। अब 1 प्लस 5 प्लस 9 डॉट 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 प्लस 37 कितना है। अब ये एपी में आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फॉर्मूला लगा के निकालिए। हम वो नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं देखिए, यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाता है तो सिंपली फर्स्ट और लास्ट को लेकर 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब एवरेज लेते हैं और एवरेज को हम नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना ये नंबर ऑफ टर्म्स है। तो एवरेज यहाँ कितना है 1 प्लस 37 बाई 2 और टर्म्स कितना है ये 20 था ना, टोटल 20 सेकेंड है तो आधा जो है सो ऑड होगा, आधा होगा इवन, तो 10 हो गया। आप अपने तरीके से निकाल कर देख सकते हैं। ये जी का वैल्यू 10 है, ये हो गया 38 बाई 2 90 और ये 10 कितना हो गया ये 5 950 मीटर, 950 मीटर, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि इवन जो सेकेंड्स है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां पर हम 1 लेके स्टार्ट करते 2 से लेके स्टार्ट करते और जाते 20 तक और इसको हम निकाल सकते थे। ओके, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज 5 किलोमीटर पर आवर, v किलोमीटर पर आवर एंड v बाई 2 किलोमीटर पर आवर ऑन द रोड एंड फील्ड। यहाँ पर जो है इस फील्ड में इसका v बाई 2 स्पीड कम हो ही जाएगा और रोड पर जो है इसका स्पीड वो है ज़्यादा, v किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट डिस्टेंस x फ्रॉम b, ये डिस्टेंस b से मेजर किया है, ये x है। एट व्हाट डिस्टेंस x फ्रॉम b व्हीकल शुड गो ऑफ द रोड, रोड से यहाँ हट के जाना है, रोड से हट के फील्ड होकर जाना है टू रीच द डेस्टिनेशन सी इन लोवेस्ट टाइम। एक्चुअली ए से चलना शुरू किया है और सी तक उसे पहुंचना है और वो मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहता है। रास्ता ऐसे है एल शेप में, तो वो ये सोचेगा कि ओके क्यों हम उतना घूमने जाएंगे, सीधा फील्ड से ही होकर चले जाएंगे तब सबसे कम टाइम में पहुंच जाएंगे। वो सबसे कम टाइम में पहुंच जाता है यदि ए से डायरेक्टली सी पर चला जाता है तो, लेकिन यदि दोनों जगह स्पीड सेम रहता था, लेकिन ये फील्ड है, ये रोड तो है नहीं, तो वहाँ पे स्पीड गाड़ी का कम हो ही जाएगा, तो वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो किस जगह वो रोड से हट के फील्ड में चले कि वो मिनिमम टाइम में पहुंचे पाए यहाँ पर। तो उसको बनाते हैं, ऐसा करते हैं ए से लेके इसको नाम दे देते हैं डी, ए से लेकर डी तक आने में जो टाइम लगा वो निकालते हैं और डी से लेकर सी तक आने में जो टाइम लगा वो निकालते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं और उसको मिनिमाइज कर देते हैं कि वो टाइम जो है सो कब मिनिमम सबसे मिनिमम कब होगा। तो ये टाइम t1 कितना है, यहाँ पर एस इक्वल टू वी फार्मूला लगाएंगे क्योंकि कोई एक्सलेशन वगैरह तो है नहीं। तो v कितना है इसका, s कितना है, s है
ये x है तो ये कितना हो गया, ये हो गया d2 माइनस एक्स, यहाँ से आता d2 माइनस एक्स बाय स्पीड है v। t2 कितना है, स्पीड है v बाय 2, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। टोटल टाइम कितना हुआ, t1 प्लस t2, ऐड करते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर बाई v, ये टोटल टाइम। इस टाइम को हमें मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज कैसे करते हैं, यदि इसे मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमम होने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स, ये t जो है सो फंक्शन है x का, देखिए d2 फिक्स्ड है, d1 भी फिक्स है, v भी फिक्स है, केवल x वेरी कर रहा है, सो t एक फंक्शन है x का, तो d का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x जो है वो 0 होना चाहिए, और सेकेंड डेरिवेटिव मिनिमम होने के लिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। हम केवल इसको यूज करेंगे, क्योंकि आप निकाल कर देखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा ही, तो एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता, यदि क्वेश्चन में बोल दिया है मिनिमम निकालने के लिए तो बस यही सा इतना ही काम खत्म हो जाएगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप क्यूरियस यदि हैं तो आप चेक करके देख सकते हो, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो ठीक है, डी2 बाई डी एक्स इक्वल टू 0 जो है इसको हम यूज करते हैं, तो हमें अपने आप निकल जाएगा एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, ये कितना हो गया, d2 जो कांस्टेंट है, पहले जो कांस्टेंट है पूरा उसको बाहर करते हैं, d2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, प्लस 2 बाई भी ये कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, स्क्वायर रूट ओवर x का डिफरेंशिएशन होता है, आपको हम ये नहीं बताने वाले, यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ओवर x। तो ये हमने डिफरेंशिएशन किया इसके फंक्शन, इस फंक्शन के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x प्लस 0, d1 का 0 हुआ और ये है 0 हमारा, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये आया -1/v और इधर है ये 2 चला गया, ये आया 2x बाय v रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये एक तरफ 1/v, एक तरफ 2x बाय v एक्स स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, ये भी चला गया, स्क्वायर कर देते हैं तो एक तरफ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इधर आ गया 4x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर कितना हुआ d1 स्क्वायर, तो x हो गया d1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3, ये आपका आंसर। d1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3। तो इसमें क्या करना है, इसमें टाइम निकालना है, ए से डी तक आने में जो टाइम लगेगा, फिर डी से सी तक आने में जो टाइम लगेगा t2 और t1 निकालना है, दोनों को ऐड करना है। ये जो है सो x का एक फंक्शन है, बाकी सारे तो कांस्टेंट है, d1 d2 कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है। तो इसको t को मिनिमम होने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 होना होगा और सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव होना होगा। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव का हम काम नहीं करेंगे, टाइम बर्बाद करेगा, घर में बैठ के आप देख सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव आपने निकाला यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर देख लीजिएगा कि वो जो है सो पॉजिटिव आएगा, और उसको सिंप्लीफाई कर दिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव लिए, इसको सिंप्लीफाई किए, आपका आंसर आ गया d1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3। वह यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये d2 पर डिपेंड नहीं करता है, ये d2 पर डिपेंड नहीं करता, ये चाहे जितना भी बड़ा हो, यहाँ से x जो है ये डिस्टेंस इसका 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3 होना चाहिए, तो ये d2 से इंडिपेंडेंट है और वेलोसिटी से भी इंडिपेंडेंट है, किस स्पीड से चल रहा था, हाँ, लेकिन ये दोनों में रिलेशन है, ये भी जो है इसका हाफ है, इसलिए ये इतना आया आंसर। यदि हाफ ना आके 1/3 कर देता या 2/3 कर देता या कुछ और कर देता तो चेंज कर जाएगा उस तरह से। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक है, घर में घड़ियाँ होती हैं, दीवार घड़ी,
और बहुत सारी दीवार घड़ी में पेंडुलम लगा रहता है, वो स्विंग करते रहता है। तो ये जो पेंडुलम है वो सेकंड पेंडुलम है। सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या है? सेकंड पेंडुलम का मतलब है, ये हमारा बॉब है उसका, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऑसिलेट करता है। सेकंड पेंडुलम का मतलब है कि एक स्विंग में यहाँ से स्टार्ट किया, वाह यहाँ तक आ गया, एक स्विंग हो गया, एक स्विंग, वन स्विंग में वो 1 सेकंड का टाइम में, इसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा? ये 2 स्विंग के बराबर होता है ना। यहाँ से गया हुआ और वापस आना, तब एक पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। और स्विंग हाफ है, यहाँ से जस्ट एक किनारे से दूसरा किनारे तक पहुंचना, एक स्विंग हो गया। तो एक स्विंग का टाइम है 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो सेकंड पेंडुलम है उसका है 2 सेकेंड। 1 सेकेंड होता है उसका एक स्विंग का टाइम। तो बताना है कि लेंथ कितना होगा जिसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकेंड है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2π√L/g। केवल बस यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है कि इसको 1 सेकेंड नहीं करना है। सेकेंड पेंडुलम है तो एक स्विंग का टाइम 1 सेकेंड है और एक ऑसिलेशन होता है 2 स्विंग के बराबर। तो ये 2 सेकेंड हो गया, 2π√L/g। एल का वैल्यू निकालना है, 2 चला गया, एल कितना आया? एल आया g/π² इतना है। अब π² का वैल्यू, g का वैल्यू बोला 10 लेने के लिए, 10 ले लेते हैं। π² का वैल्यू आप क्या करेंगे? π² की वैल्यू पाई इतना 3.14 टाइम्स 3.14 मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ये आपको याद रखने का है कि π² जो है सो ऑलमोस्ट g के बराबर होता है। π² का वैल्यू जो है वो 9.8 के करीबन होता है, या फिर 10 भी कर सकते हैं। तो 10 कर दिए, 1 मीटर आ गया। 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा हुआ, एकदम थोड़ा ज़्यादा हुआ, क्योंकि एक्चुअली 9.8 होता है और यहाँ पर उसने बोल दिया जी को 10 लेने के लिए। यदि जी को 10 नहीं लेने बोलता तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट था। तो वो 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा, बहुत थोड़ा, 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो ऑप्शंस है 1 मीटर के अलावा जो बाकी सब दिए हैं वो बहुत दूर दूर में है। एक के बाद में जब 25 सेंटीमीटर है, यहाँ आधा मीटर है, 2 मीटर है, बहुत दूर दूर में है। इसलिए हम सेफली यहाँ पर बिना किसी कैलकुलेशन किए हुए कह सकते हैं कि 1 मीटर है। तो उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो एक सेकंड पेंडुलम मतलब एक स्विंग में का 1 सेकंड जो ले, उसका लेंथ होता है वो 1 मीटर। घर में जो पेंडुलम होता है वो 1 मीटर नहीं, 1 मीटर बहुत लंबा होता है। 1 मीटर आपका छाती तक चला जाएगा, उतना बड़ा तो पेंडुलम नहीं होता ना, वो एक्चुअली 25 सेंटीमीटर होता है। घर में जो पेंडुलम होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। और आप वहाँ पर देख सकते हो कि उसका एक स्विंग का टाइम कितना निकालेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एट व्हाट एल्टीट्यूड द हाउस होल्ड पेंडुलम क्लॉक्स L = 25 सेंटीमीटर। ये घर में जो घड़ी लगा हुआ है जिसमें पेंडुलम वाला घड़ी, दीवार घड़ी, उसका यहाँ पर दे दिया लेंथ 25 सेंटीमीटर है। धरती से कितना ऊंचाई पर जाए कि वो फंक्शन करेगा ये सेकंड पेंडुलम। तो हाउस होल्ड पेंडुलम जो है जिसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर, उसको एक सेकंड पेंडुलम के रूप में काम करना है। सेकंड पेंडुलम का मतलब है कि उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकंड होगा। सेकंड पेंडुलम एक स्विंग जो है वो 1 सेकंड का है और एक पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 स्विंग से बनता है। तो धरती से कितना ऊंचाई पर, ये हमारा मान लीजिए धरती का ग्राउंड है, कितना ऊंचाई पर जाएगा कि ये जो सेकंड पेंडुलम जो हमारा घर का जो पेंडुलम है जिसका लेंथ 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पर इसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो 1 सेकंड नहीं होता है, लेकिन उस ऊंचाई पर ये जो है हाइट जो है उस हाइट पर इसका ये जो है सो फंक्शन करने लगे ये सेकंड पेंडुलम। तो t = 2π√L/g होता है वैल्यू। L 25 सेंटीमीटर दिया है, ये t जो है सो 2 सेकंड होना है। 2π L जो है सो 25 सेंटीमीटर, जिसको हम 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 मीटर, क्वार्टर मीटर। और g का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना है, g का वैल्यू यहाँ पर यदि हम g0 कहें तो यहाँ पर कितना होगा। ये g जो है किस तरह से वैरी करता है हाइट के साथ, ये ऐसे वैरी करता है। g = g0/1 + h/r का होल स्क्वायर। ये इस तरह से वैरी करता है। आप ग्रेविटेशन में इसको पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये धरती हमारा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कितना हो जाएगा, Gmm बाय ये जो डिस्टेंस है r,
यहाँ पर आर स्क्वायर, यही वेट हमारा है। तो एम चला गया, जी आ गया हमारा जी एम बाय आर, और आर जो है सो एक तो धरती का रेडियस है कैपिटल आर, प्लस ये हाइट जो है आर जो है सो धरती का रेडियस प्लस एच, ये आर जो है सो धरती के सेंटर से है, आर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लीजिए, जी एम बाय आर स्क्वायर, नीचे बच गया 1 बाय एच प्लस आर स्क्वायर, और ये जी एम बाय आर स्क्वायर जो है यही जी नॉट है, धरती के सरफेस पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और नीचे जो बच गया 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, और वही फार्मूला यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं। तो इधर हो गया 1 इक्वल टू पाई, ये भी बाहर कर लिए, और ये जी कितना हो गया, ये जी हो गया जी नॉट 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। ये 2 इधर चला गया, इक्वल टू पाई बाय स्क्वायर रूट ओवर जी नॉट, और ये देखिए स्क्वायर है स्क्वायर रूट है तो खत्म हो गया दोनों, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और जी नॉट का वैल्यू देखिए कितना है, जी नॉट का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, जी का वैल्यू पाई स्क्वायर है, जी नॉट का वैल्यू इस स्क्वायर रूट ओवर जी नॉट का वैल्यू पाई आ जाएगा, ये पाई स्क्वायर। यहाँ पर मैंने जी लिखा केवल क्योंकि जी नॉट कौन लिखता है यहाँ पर, लेकिन ये जो है यदि आप यहाँ पर जी लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ और लिखना पड़ेगा, जी प्राइम लिखना पड़ेगा, और तब इसे जी कर सकते हैं 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर, और यहाँ से एच का वैल्यू निकल आया, सिंप्लीफाई करना, ये तो खत्म हो गया। तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय आर, ये स्क्वायर क्यों है, स्क्वायर नहीं हुआ, चलिए स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया। तो यहाँ से देखिए कितना आया एच, एच का वैल्यू आया 2 माइनस 1 1 टाइम्स आर, एच इक्वल टू आर। धरती का रेडियस कितना है, कितना है धरती का रेडियस 6400 किलोमीटर। इतना ऊंचा यदि हम धरती के सरफेस से जाएंगे तो वहां पर जो घर का जो पेंडुलम है, पेंडुलम घड़ी जो है वो एक सेकंड पेंडुलम के रूप में काम करना शुरू कर देगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, किस एल्टीट्यूड पर घर का जो पेंडुलम है वो एक सेकंड पेंडुलम के रूप में काम करेगा। घर में जो ए जो है उससे फास्ट चलता है, एक स्विंग में आधा सेकंड लेता है, तो 2 स्विंग में जो 1 पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो 1 सेकेंड है। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हम सही बोल रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बॉल इज प्रोजेक्टेड विद 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, 60 डिग्री से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। एट द हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर बॉल कोलाइड्स विथ ए स्टेशनरी बॉल, यहाँ पर ऑलरेडी एक बॉल है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, और उसके साथ में ये कोलाइड करता है। द बॉल विल ऑफ द सेम मास, मास दोनों का सेम है, जो बॉल का मास यहाँ है वही मास यहाँ भी है। द बॉल विल फॉल एट ए डिस्टेंस डैश फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट, यहाँ से कितना डिस्टेंस पर जाके बॉल गिरेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसने ये नहीं कहा कि ये कोलिजन किस तरह का कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, या इन बिटवीन कोलिजन है। मतलब कि इन बिटवीन कहने का मतलब है ई जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, यदि ये 1 है तो ये फुली इलास्टिक हो गया, 0 है तो फुली इन इलास्टिक हो गया, और यदि इस दोनों के बीच में इसका वैल्यू है तो ये पार्शली इलास्टिक या पार्शली इन इलास्टिक जो भी कहना हो, ये जनरल केस है। क्या है इस क्वेश्चन में मैंने कहना भूल गया। तो यहाँ पर हम इसको 2 केसेस के लिए बनाते हैं, ये इसके लिए तो कोई जल्दी देता नहीं है, या तो इलास्टिक या तो इन इलास्टिक, 2 केसेस देंगे। तो 2 केसेस हम यहाँ पर लेके चलते हैं। क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है तो थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन को लेके चलेंगे और यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन लेके चलेंगे। और इन इलास्टिक कोलिजन में देखिए यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि ये कैसे यहाँ पर रखा हुआ है, कोई स्प्रिंग ये इस थ्रेड लगा कर रखा है, ये सारी चीज़ें हमने कुछ नहीं बताया। जस्ट आप सोच लीजिए कि यहाँ पर ये रखा हुआ है और फ्रीली रखा हुआ है, फ्रीली तो रह नहीं सकता है कोई चीज़। मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग से इसको रखा गया है और जैसे ही हीट करता है हम स्ट्रिंग कट कर देते हैं, तो वो सारे टेक्निकल चीज़ें हैं वो सभी भूल जाइए।
या सोच लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर एक फ्रिक्शनलेस यहाँ पर जो है टेबल जैसा कुछ चीज है और कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है, उस पर जाके हाईएस्ट पॉइंट पर है, इसको टक्कर मारा और दोनों साथ में चलेंगे या जो भी होना है। तो दो केसेस हैं। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, दोनों का मास चूंकि सेम है तो वो दोनों अपना एक्सचेंज कर लेंगे स्पीड। तो ये जो जिस स्पीड से चल रहा था, किस स्पीड से चल रहा था, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है, v cos 60 डिग्री, मतलब tan cos 60 डिग्री हाफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। इधर वो 5 मीटर से ये इधर से चल रहा है और इसके साथ कॉलिजन हुआ, ये तो रुका हुआ है, ये दोनों अपना स्पीड एक्सचेंज कर लेंगे, ये रुक जाएगा और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सेम मास का वो चलना शुरू कर देगा किसी स्पीड से, वही 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो वो चलेगा और वो आके गिरेगा यहाँ पर, राइट, उधर से आएगा, जो काम ये कर रहा था अब वो काम वो करेगा और यहीं पर जाकर रुक गया। तो ये आप यहाँ पर ये भी नहीं बोला गया कि द बॉल विल फॉल एट डिस्टेंस। किस बॉल की बात कर रहा है, मेरे ख्याल से मैं इस बॉल की बात कर रहा था। तो ये नहीं, यदि मान लीजिए यहाँ पर टेबल नहीं हो तो ये गिरेगा, यहाँ से सीधे नीचे गिर जाएगा, इसका इधर कोई स्पीड नहीं है तो सीधे यहाँ पर आके गिरेगा, ये r/2 पे। या r यदि रेंज के हैं, ये O से लेके या इसको ये पॉइंट के हैं, इसको B पॉइंट के हैं, ये भी जो रेंज है उसका हाफ पर, ये हाईएस्ट पॉइंट कहाँ होता है, हाफ पर होता है, तो हाफ पर आके गिरेगा। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे गिरेगा, ये जो x है वो हो गया r/2 इलास्टिक कोलिजन में। और r/2 r कितना होता है, ये होता है u² sin 2 थीटा बाई जी, और ये 2 की वजह से ये 2 इधर, u² का वैल्यू हो गया 100, sin 2 थीटा sin 120 डिग्री 60 का डबल 2g, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, ये हो गया 5 और ये हो गया sin 60 डिग्री √3/2, तो 2.5 स्क्वायर रूट ओवर 3 इतना डिस्टेंस पे यहां से गिरेगा, जो कि r/2 के बराबर है। ठीक है, इधर देखिए, यदि कोलिजन इनइलास्टिक होता तो दोनों साथ में चलते, दोनों चिपक जाएगा एक दूसरे से, बोथ मास मूव टुगेदर, एकदम चिपक जाता है, इनइलास्टिक कोलिजन है। अब दोनों साथ में चलने लगे, तो दोनों में साथ में चलने लगे तो स्पीड तो चेंज हो जाएगा। अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, तो स्पीड कितना हो जाएगा, शुरू में कितना था मोमेंटम, छोटा वाला एक पार्टिकल का मास और उसका स्पीड था vx, बाद में दोनों साथ में चल रहे हैं, उसका स्पीड v हो गया, तो v कितना आ गया, v आ गया हाफ ऑफ vx, और vx यहाँ पर निकाले हुए हैं 5 मीटर पर सेकेंड है। अब आधा स्पीड से चल रहा है तो ये आधा डिस्टेंस पे आके गिरेगा। आप देख लीजिए कितना डिस्टेंस पे गिरेगा, कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं, और नहीं तो आप कह सकते हैं कि देखिए यदि पूरा स्पीड से चलता है, एक्स डायरेक्शन में क्या है, कोई एक्सलेशन नहीं है, जस्ट स्पीड है और उस स्पीड की वजह से ये मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो गिरने का जो टाइम है वो तो हर जगह सेम है, चाहे यहाँ गिरे या यहाँ गिरे, कहीं भी गिरे, ऊपर से नीचे गिरने का टाइम तो हर जगह सेम है। यदि स्पीड डबल है तो यहाँ तक जाएगा, स्पीड आधा है उसका तो यहीं तक आएगा, उसका आधा तक आएगा। तो बिना कोई कैलकुलेशन किए भी आप कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है सो r/4 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक r/2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक r/2 हुआ, ये r/4 है, बिना कोई कैलकुलेशन किए कह सकते हैं। लेकिन यदि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो टाइम निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ नीचे तक गिरने का टाइम कितना है, कैसे निकालेंगे, s = t + ½ स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हैं। s कितना है, ये अब हाइट यहाँ पर जो है सो टोटल ये जो h है वो लिखना पड़ेगा, u कितना है 0 है, हाफ a कितना है g है, टाइम कितना लगा t, तो टाइम यहाँ पर आपको पता चल गया 2h/g, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है इसको यदि c कहें, c भी कितना होगा, शुरू वाला केस था वो स्पीड हमारा है 5 और ये t, अब स्पीड कितना है cb', इसको b' कहें यदि cb' जो है सो अब स्पीड कम हो गया ना, देखिए फिर भी हम पूरा कैलकुलेशन नहीं किए टाइम, तो ये cb का हाफ हो गया, कैलकुलेशन हम नहीं किए क्योंकि h निकालना पड़ेगा,
पूरा का पूरा निकालने के लिए, तो ज़रूरत नहीं कैलकुलेशन करने का। एच निकालने के लिए फिर एच का फार्मूला लगाइए, आप एच का फार्मूला लगा सकते हैं कि एच कितना होता है, अब उसका वैल्यू यहाँ पर रखिए तो टी का वैल्यू सेकंड में आएगा। लेकिन उससे फायदा क्या होने वाला है, हमें सी बी प्राइम का वैल्यू निकालना था, तो सी बी का हाफ आ गया, यहाँ पे देख लीजिए सी बी का हाफ आ गया, और सी बी जो है सो आर बाई टू है, सी बी जो है सो आर बाई टू है, उसका भी हाफ हो गया, तो आर बाई फोर आ गया। तो हमारा इस केस में जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, एक्स कितना हुआ यहाँ से, ए बी प्राइम कितना हुआ, ये हुआ ए सी प्लस सी बी प्राइम, ए सी है आर बाई टू और ये है आर बाई फोर, तो कितना हो गया ये 3 आर बाई फोर। और आर का वैल्यू निकाल निकालें कहीं पर, आर का नहीं निकाले लेकिन आर बाई टू का निकाले हैं, 2.5 स्क्वायर रूट ओवर 2, इसका मतलब है आर जो है सो 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 है, 5 स्क्वायर रूट ओवर 3, ये आ गया आपका 15/4 स्क्वायर रूट ओवर 3 इतना मीटर, ये आपका आंसर है। तो 2 केसेस यहाँ पर पॉसिबल हो गए, क्योंकि क्वेश्चन हमने सही से सेट नहीं किया, इसलिए अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आ गए। एक आ गया कि यदि कोलिजन इलास्टिक होगा तो वहीं पर नीचे गिर जाएगा, नीचे इसका मतलब आर बाई टू पर, और यदि इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो ये क्वार्टर और जाएगा, ये क्वार्टर ऑफ रेंज और भी जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 3/4 ऑफ दिस टोटल रेंज। तो ये है ये क्वेश्चन। हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। A wheel of radius 0.25 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड मास 2 kg इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, रोल हो रहा है लेकिन विदाउट स्लीपिंग, प्योर रोलिंग है। जब भी प्योर रोलिंग होता है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर। v क्या है, v सेंटर ऑफ मास, ये मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है जो इस पर रोल कर रहा है और आगे मूव कर रहा है, रोल करते हुए मूव कर रहा है, तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना होगा, ओमेगा आर होगा, ये वैलिड है। यदि स्लीपिंग इसमें स्लाइड करेगा तब भी सी एम जो है तो या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होगा। लेकिन जब प्योर रोलिंग हो रहा है तब ये सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो ओमेगा आर के बराबर होता है। यहाँ पर प्योर रोलिंग है। द व्हील इज रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा दिया है इसका, देखिए यूनिट 40 रेडियन पर सेकेंड बोल रहा है, एंगुलर स्पीड दिया है, यहाँ केवल स्पीड लिख के छोड़ दिया, लेकिन यूनिट से आपको पहचानना पड़ेगा कि एंगुलर स्पीड है। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड द स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन द रिंग दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एट द सेंटर ऑफ द व्हील इज दिस मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। जो क्वेश्चन मैंने ओरिजिनली दिया था उसमें ये स्क्वायर रूट लिखना भूल गए थे, जो इसमें मैंने करेक्ट कर दिया है और इसको हम अपलोड कर देंगे करेक्टेड वर्जन। ओके, ये हमारा जो है सो एक व्हील है और इसका स्पीड दिया हुआ है 40 रेडियन पर सेकेंड और रोलिंग भी प्योर रोलिंग है। और क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर बैठा हुआ है या खड़ा है, जो भी है, ये यहाँ पर बैठ के देख रहा है कि इसमें जो पॉइंट्स हैं इस व्हील में, कौन सा पॉइंट की बात कर रहा है, द स्पीड ऑफ ए पॉइंट ऑन द रिंग दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में, हॉरिजॉन्टल एट द सेंटर, सेंटर ये है, सेंटर पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है यहाँ से 45 डिग्री बना रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा है, ये 45 डिग्री है। इस पॉइंट जो P मान लेते कहते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट P का जो है सो स्पीड कितना है, ये जिस हिसाब से देख रहे हैं, तो ये देखिए पॉइंट जो है इसका दो स्पीड है, एक तो देखिए पूरा का पूरा मूव कर रहा है इधर PCM से, और दूसरा यहाँ पर यदि हम बैठ जाएं इसका सेंटर ऑफ मास पे तो हमें लगेगा ये केवल घूम रहा है चारों तरफ, जैसे एक ही तरफ घूम रहे हैं, ये केवल घूम रहा है। तो इसका दो स्पीड है, घूमने की वजह से इसका एक स्पीड इधर हुआ, ये कितना होता है, ये होता है ओमेगा आर, और दूसरा ये पूरा का पूरा मूव कर रहा है तो उसके वजह से ये हुआ VCM, ये दो स्पीड है। और ये आदमी यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेगा, दोनों ही स्पीड को, जो रिजल्टेंट है उसको ऑब्जर्व करेगा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट बता देना है, वही इसका स्पीड है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे बताएं, तो फिर ये एंगल देखिए 45 डिग्री है, ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको आप फिर दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए एक तो ज्योमेट्री यूज करके बना सकते हैं, और नहीं तो दूसरा इसको डिकम्पोज कर दीजिए XY कंपोनेंट में और तब बना सकते हैं।
यहाँ हम क्विकली दोनों ही दिखा देते हैं, आपको जो पसंद आए उससे बनाइए। यहाँ पर देखिए एक एक ये हुआ और दूसरा एक ये है, ये कितना है, ये VCM है जो कि वो भी ओमेगा आर है, प्योर रोलिंग है ना, ओमेगा आर है, और ए भी ओमेगा आर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल देख लीजिए, ये जो है और ये हो गया 45 डिग्री, राइट, ये 45 है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 45 डिग्री, और ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, रेडियस जो है सो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये टोटल 90 डिग्री हुआ, ये अकेले 45 डिग्री, तो ये भी हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। अब दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, और उस रिजल्टेंट का कैसे निकालें, यदि दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है और दोनों का वैल्यू सेम है, तो रिजल्टेंट कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, मान लीजिए पी और क्यू दो वेक्टर है तो, और दोनों के बीच का एंगल थीटा, यहाँ वैल्यू तो निकालना है, दोनों तो सेम है, पी और क्यू दोनों सेम है, पी स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, अब कॉस थीटा कितना है, थीटा यहाँ 45 डिग्री है, 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो पी स्क्वायर यहाँ से बाहर चला गया, पी बन गया ये 2 प्लस स्क्वायर/2, और पी कितना है, पी जो ओमेगा आर है, और ओमेगा आर वैल्यू रख दीजिए, ओमेगा 40 दिया है, 40 रेडियन पर सेकेंड, और आर का वैल्यू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, मतलब 1/4, 2 प्लस स्क्वायर/2, तो 10 2 प्लस स्क्वायर/2, इतना आया आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड। जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर 10 स्क्वायर/x प्लस 2√2, उससे कंपेयर आप करेंगे तो ये आ गया आपका x प्लस स्क्वायर/2, x के जगह पे कितना आया 2, ये आपका आंसर। तो ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ये देखेगा रिजल्टेंट, इसमें इसका दो मोशन है, दो स्पीड है, एक स्पीड तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है क्योंकि पूरा का पूरा व्हील ही मूव कर रहा है, और दूसरा यहाँ पर यदि बैठ जाए हम इसके सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर पे, तो हमें लगेगा एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर जो इसका स्पीड है वो होता है ओमेगा आर, ये ओमेगा आर, और चूंकि प्योर रोलिंग है तो VCM जो है ये टोटल किसी स्पीड से आगे मूव कर रहा है वो ओमेगा आर से ही मूव कर रहा है प्योर रोलिंग की वजह से। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये आदमी देखेगा, जो जमीन पर बैठा हुआ है वो देखेगा। तो एक तरीका ये है कि ज्योमेट्रिकल मेथड, दोनों के बीच का एंगल में पता कर लिया, यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट यूज किया ज्योमेट्री, एंगल पता हो गया, और तब हम इस फार्मूला को यूज करके निकाल दिए। दूसरा मेथड ऐसे है कि हम इसको डिकम्पोज कर सकते थे। देखिए इसको हम डिकम्पोज कर देते हैं, ये जो है एक तो वेक्टर हमारा एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, एक तो VCM हो गया एक्स कंपोनेंट, और ओमेगा आर का जो है इधर कितना कंपोनेंट हुआ, ओमेगा आर cos 45 डिग्री, ये एंगल अभी भी निकाल लिए 45 डिग्री, तो एक्स कंपोनेंट आ गया हमारा इतना। अब VY वो नीचे आ रहा है माइनस ओमेगा आर साइन 45 डिग्री, तो VX में पता चल गया, VY पता चल गया, तो इसका जो V है वो हमें पता चल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर, ये फाइनली यही देगा, एक्चुअली सेम देगा। अब इसको निकालिए, VCM जो है सो ओमेगा आर है प्लस ये इसका स्क्वायर करना होगा, तो ये दोनों का स्क्वायर करते हैं साथ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कितना 1/2 प्लस, या 1 मिनट रुक जाइए, उतना ऐसा क्यों ना करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी, ये वाला स्क्वायर, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं पहले VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 ओमेगा आर VCM कॉस 45 डिग्री प्लस उसी के अंदर में है इसका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को ऐड कीजिए, VCM को ओमेगा आर लिख रहे हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1, और ये आ गया आपका 2
ओमेगा आर की जगह ओमेगा आर और VCM की जगह भी ओमेगा आर। अब cos 45 डिग्री 1/√। ये एग्जैक्टली वही आ गया जो यहाँ पर है। P की जगह ओमेगा आर है और कुछ भी नहीं है। ओमेगा आर बाहर कर लिए, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया। यहाँ से देख सकते हैं x = 2 होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ये था वीकली टेस्ट 1 का सॉल्यूशंस। बाद में हम किसी दूसरे का सॉल्यूशन भी लाएंगे। हाँ, एक एक करके सभी का सॉल्यूशन आपको देंगे। आप चेक कीजिए कि आपके कितने इसमें से सही हुए जो आपने बनाया है इसे। थैंक यू।